दोस्तों, ज्ञान और विज्ञान के मामले में भारत देश प्राचीन काल से ही शीर्ष पर रहा है। वर्तमान में जिन आविष्कारों और खोज को हम आधुनिक मानते हैं वो असल में भारत की देन है। दरअसल प्राचीन भारत में अनेक ऐसे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग हुए जिन्होंने लाखों वर्ष पहले ही कई ज़रूरी आविष्कारों की खोज कर ली थी। लेकिन जब यहाँ अंग्रेज़ों और मुगलों ने आकर राज किया तो उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को एकदम बदल कर रख दिया। अनेक भारतीय प्राचीन पुस्तकों को या तो जला दिया गया या फिर वो अपने साथ लेकर चले गए। यही कारण है कि भारत में होने के बावजूद कई आविष्कारों को पहचान नहीं मिल पाई। आखिर कौन से हैं वो 5 ऐसे आविष्कार, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एयरप्लेन इन्वेंशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि जहाज़ का निर्माण किसने किया तो आप अमेरिकी राइट ब्रदर्स का नाम लेंगे, क्योंकि हमारी किताबों में यही लिखा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है दोस्तों। दरअसल इसकी नींव सबसे पहले हमारे देश में ही रखी गई थी। राइट ब्रदर्स से 2500 वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने वायुयान की खोज कर ली थी। दरअसल महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्त्र नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का वर्णन किया गया है। इसी का एक भाग विमान शास्त्र भी है। इस ग्रंथ में विमान बनाने की पूरी प्रक्रिया और तकनीक का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भारद्वाज ने अपनी इस पुस्तक में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है उसी के आधार पर आधुनिक विमानों का निर्माण हो रहा है। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है, यानी कि 500 सिद्धांत से विमान बनाने की प्रक्रिया। आश्चर्य की बात यह भी है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। इनका वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। आपको बता दें कि हमारे वेदों में भी विमान संबंधी जानकारी मिलती है। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान और ऋग्वेद में कम से कम 100 से 200 बार विमानों का उल्लेख किया गया है। अगर आपको याद हो तो राइट बंधुओं ने 1903 में पहला हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 1895 में हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने हवाई जहाज़ बनाया था। उन्होंने इसे मुंबई से चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया और वो 1500 फीट ऊपर उड़ा। फिर उसके बाद वो नीचे जा गिरा। इस महान शख्सियत का नाम है शिवकर बापूजी तलपड़े। बताते हैं कि शिवकर बापूजी तलपड़े को विमान बनाने की तकनीक महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र से मिली थी, मगर अफसोस हवाई जहाज़ बनाने का श्रेय भारत से छीन लिया गया। प्लास्टिक सर्जरी। आपने प्लास्टिक सर्जरी का नाम तो सुना ही होगा। आजकल खूबसूरत दिखने के लिए लोग प्लास्टिक सर्जरी का खूब सहारा ले रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग तक शामिल हैं। अधिकांश लोग इसे मॉडर्न साइंस की देन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में ही प्लास्टिक सर्जरी के बीज बोए गए थे। हमारे देश में इसकी नींव रखी गई थी। भारतीय आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सक का जनक माना जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विस्तार से बताया है। बताते हैं कि 2500 से 3000 साल पहले युद्ध, प्रकृति आपदा या किसी अन्य कारण से जिसके अंग कट जाते थे या नाक खराब हो जाती थी तो उन्हें ठीक करने के लिए सुश्रुत जैसे चिकित्सक की सहायता ली जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी काशी में 3000 साल पहले हुई थी। दरअसल किसी कारण से एक आदमी की नाक कट गई थी, जिसके इलाज के लिए वो महर्षि सुश्रुत के पास पहुंचा। महर्षि सुश्रुत ने पहले उस व्यक्ति को कोई नशीला पदार्थ खिलाया ताकि उसे दर्द ना हो। फिर उसके माथे से त्वचा का हिस्सा अलग किया और पत्ते के जरिए उनकी नाक का आकार समझा। इसके बाद टाँके लगाकर और नाक बनाकर जोड़ दी। ऐसा माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत को 300 तरह की सर्जरी आती थी, जिसमें नाक और कान की सर्जरी मुख्य थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने 1100 बीमारियों, अनेक औषधीय पौधों और सर्जरी करने के तरीकों के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में त्वचा और नाक की शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी के बारे में बताया गया है। साथ ही 150 सर्जिकल औजार के बारे में जानकारी दी गई है। इसलिए सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। व्हील इन्वेंशन। किसी भी तरह की गाड़ी चलाने के लिए पहिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जब इसकी खोज हुई तो यह अपने आप में एक क्रांतिकारी आविष्कार था। दोस्तों, आज सारी दुनिया पहिए के दम पर ही इधर से उधर घूम रही है, और अगर ये न हो तो सोचिए हमारी ज़िंदगी की रफ्तार कैसी होती। खैर, मुद्दे पर बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पहिए का आविष्कार कहाँ और किसने किया? भारत ही वो देश है जहाँ सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ था, और इसके कई सबूत भी मिलते हैं। लेकिन आधुनिक पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार पहिए का आविष्कार ईसा से 3500 साल पूर्व इराक में हुआ था। बताते हैं कि इस पहिए को लकड़ी के कई तख्तों को जोड़कर बनाया गया था।
दुनिया भर के स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि पहिए का आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि पहिए का प्रचलन सबसे पहले भारत में था। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में मिली खिलौना हाथगाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि पहिए का अस्तित्व भारत में मौजूद था। इतना ही नहीं, महाभारत युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रथ भी इस बात का पुख्ता प्रमाण करते हैं कि भारत में सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया गया था, यानी करीब 5000 साल पहले से भारत में पहिए का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन। आपने अगस्त्य ऋषि का तो नाम जरूर सुना होगा। कहते हैं जगत गुरु ब्रह्मा ने धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की थी। अगस्त्य ऋषि उनमें से एक थे। अगस्त्य ऋषि को राजा दशरथ का गुरु भी माना जाता है। ये भी बताते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित अनेक मंत्रों की रचना अगस्त्य ऋषि ने ही की थी। एक सत्य ये भी है कि अगस्त्य ऋषि एक वैज्ञानिक ऋषि भी थे। जैसा कि आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था और थॉमस एडिसन ने बल्ब का। थॉमस एडिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे सपने में संस्कृत के उस वाक्य का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बल्ब बनाने में मदद मिली। दरअसल ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र का वर्णन किया गया है। इसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह है। एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें कॉपर शीट और कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में वेट सॉ डस्ट लगाएं, ऊपर पारा व जिंक डालें, फिर सारे को मिलाएंगे तो इससे बिजली का निर्माण होगा। इसके अलावा अगस्त्य ऋषि ने अनेक ऐसे फॉर्मूले का वर्णन किया है जिनका आज के वैज्ञानिक उपयोग कर रहे हैं। रेडियो इन्वेंशन। एक ज़माना था जब लोगों में रेडियो को लेकर काफ़ी क्रेज़ था, लेकिन जब से टेलीविज़न और स्मार्टफोन्स आए हैं उसके बाद से रेडियो का इस्तेमाल बहुत ही कम हो चुका है। बात करें इसके आविष्कारक की तो इसका श्रेय गुलियाल्मो मार्कोनी को जाता है, जबकि इसके असली हकदार जगदीश चंद्र बोस थे। दरअसल भारतीय वैज्ञानिक जगदीश बोस ने रेडियो तरंग रिसीवर का आविष्कार किया था, जिसका उपयोग मार्कोनी ने एक ऑपरेशनल टू वे रेडियो बनाने के लिए किया था। इस तरह जगदीश चंद्र बोस पहले वो शख्स थे जिन्होंने इस काम में पहल की थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने काम का पेटेंट नहीं कराया था, इसलिए आज तक उनका नाम कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि जगदीश चंद्र बोस का जन्म पूर्वी बंगाल के ररौली गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही ली। फिर उसके बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी चले गए और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की, जिसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और 1884 में ग्रेजुएशन करने के बाद भारत लौटे। बता दें कि जगदीश चंद्र बोस ने बिना किसी प्रयोगशाला के एक कमरे में तरंगों की विशेषताओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त भारत में अंग्रेज़ों का राज था, इसलिए उनकी खोज को गंभीरता से नहीं लिया गया और न ही उन्होंने इस खोज को पेटेंट कराया। नतीजन जगदीश चंद्र की खोज करने के 2 साल बाद इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने इस विषय पर खोज की और पेटेंट भी करा लिया। मार्कोनी को उनकी खोज के लिए 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। जब जगदीश चंद्र बोस से पूछा गया कि उन्होंने अपनी खोज को पेटेंट क्यों नहीं कराया, तो उनका कहना था कि उनकी खोज मानवता की भलाई के लिए की गई है। उनका मानना था कि आविष्कारों का व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने पेटेंट को अपने नाम न करने का फैसला किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आपकी नज़र में ऐसा कौन सा इन्वेंशन था जो भारतीय को ज़रूर मिलना चाहिए था, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।